Good morning, students. Today we will read chapter 10 and the topic is how is the sex of the boy determined. So the chapter name was, what was the name of chapter? Adolescent. Reaching at Reaching the the age of age of adolescence. adolescence. So we will read the topic on page number 118 today. How is the sex of the baby determined? किस तरह से किसी भी बेबी का जो सेक्स है वो हमें पता चलता है कि वो बॉय है या गर्ल है. ठीक है. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद में. ठीक है. तो जो एग हमारा बन रहा है उसके अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइज एग में वो ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो बेबी है वो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. तो जो सभी human beings हैं उन सभी के बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. So you have to learn this. This is important one. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes. और इनमें से 23 पेयर्स में से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिनको हम क्या नेम देते हैं? X और Y. मतलब 23 पेयर्स में से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं, एक X होता है एक Y होता है. ठीक है. A female has 2 sex chromosomes, 2 X chromosomes, while a male has 1 X and Y chromosome. तो जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो एक पेयर होगा वो XX क्रोमोसोम होगा. ठीक है. और जबकि मेल्स में क्या होगा? मेल्स में क्या पेयर बनाएंगे? X और Y क्रोमोसोम एक पेयर बनाएंगे. The gametes, egg and sperm have only one set of chromosomes. और जो गैमेट होते हैं जिनको कि हम एग और स्पर्म बोल रहे हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का. एक सेट मतलब या तो XX होगा या XY होगा. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन X क्रोमोसोम. तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा मतलब जो हम ओवा बोल रहे हैं, एग बोल रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. लेकिन जो स्पर्म होगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पर्म होगा उसके अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. एक होगा X क्रोमोसोम और दूसरा होगा Y क्रोमोसोम. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contribute a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एग होता है, एग के अंदर क्या है? XX क्रोमोसोम ही होंगे. ठीक है. लेकिन जो इस स्पर्म हो सकता है वो Y क्रोमोसोम भी हो सकता है स्पर्म के अंदर या X क्रोमोसोम भी हो सकता है. अगर कोई भी स्पर्म जो जिसके अंदर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या कौन सा बेबी प्रोड्यूस होगा? XY मिलेंगे तो बॉय. ठीक है. ये याद रखेंगे कि XY अगर फ्यूज होंगे तो बनेगा बॉय. और जबकि X हमारा स्पर्म जो है स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम है और एग के अंदर तो ऑलरेडी X क्रोमोसोम ही है. तो दोनों जब फ्यूज होंगे तो गर्ल प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो इस तरह से XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल
की ग्रोथ होगी, और एक्स वाई अगर फ्यूज होंगे तो बॉय बेबी बॉय होगा. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो फादर होता है वही डिटरमाइन करता है, वही पूरा जो है उसका ही पूरा योगदान होता है कि क्या प्रोड्यूस होगा, बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा. ठीक है. द बिलीफ दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली जस्टिफाइड. तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फादर रेस्पॉन्सिबल होता है, मदर रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है. तो ये जो ब्लेम करते हैं हम कि मदर ने बेबी बॉय या बेबी गर्ल को बर्थ दिया है, जन्म दिया है, दैट इज़ रॉन्ग. क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये फादर की होती है. क्योंकि फादर जो स्पर्म डोनेट कर रहा है, जो स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो रहा है, उसके अंदर वो ही डिसाइड करता है कि एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स से मिलेगा तो गर्ल होगी, और एक्स क्रोमोसोम अगर वाई स्पर्म से मिलेगा तो बॉय होगा. सो इट इज़ ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर. The hormones secreted by the pituitary stimulates testes. और ये भी हमने पढ़ा कि जो भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है वो किसको कंट्रोल करता है, जो हार्मोन्स टेस्टीज में प्रोड्यूस होते हैं. सो एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स. तो टेस्टीज हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवरीज हो गए हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और दोनों में ही जो भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो भी हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं इन दोनों के थ्रू, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है. तो मतलब एक हो गया जिस तरह से टेस्टिस और ओवरीज हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको भी कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स. ठीक है. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. और ये जो pituitary gland होती है वो endocrine gland होती है, और वो कहाँ पर attach होती है, brain से attached रहती है. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. फर्स्ट वन इज थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल्स. ठीक है. तो इस तरह से ये हमारी वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में. बूजो एंड पहेली हैड once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. अब उन्होंने बूजो और पहेली जो दो बच्चे हैं वो अपने जो आंट हैं वो एक डॉक्टर हैं, उनके घर पे उन्होंने विज़िट किया था एक बार. तो उन्होंने वहाँ पर देखा था उनकी वहाँ पर एक काका नाम का लड़का था जिसकी जो थ्रोट थी, जो गला था, वो बाहर उभरा हुआ था. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. तो यहाँ से जब थ्रोट फूला हुआ था तो उसकी जो आंट थी, उनकी जो आंट थी, उन्होंने बताया कि इसको गॉइटर एक बीमारी का नाम है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेल हो जाती है यहाँ से. तो ये बीमारी उसको हो गई है, इस वजह से इसका थ्रोट इस तरह से है. अ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. काका's thyroid gland was not producing the hormones thyroxine. और जो काका जो लड़का था वो उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, कौन सा हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, थायरोक्सिन. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. लेकिन जो काका नाम का लड़का था उसके अंदर ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए उसको क्या बीमारी हो गई थी, गॉइटर हो गया था. ठीक है. देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. और उन्होंने ये भी बताया, उनकी आंटी ने ये भी बताया कि जो अंकल हैं वो किससे, कौन सी बीमारी झेल रहे हैं,
डायबिटीज़ हो रही है उनको, उनके अंकल को, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो सही अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो पैनक्रियाज भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, Bujo and Paley then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of their clinic, of her clinic। तो उन्होंने जब जो डॉक्टर आंट थी उनके जो क्लिनिक में चार्ट जो वहाँ पे लगा हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने उस चार्ट में एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ी, देखी कि एड्रिनल ग्लैंड भी होती है हमारी बॉडी में। तो उन्होंने फिर उसके बारे में पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देन शी टोल्ड दैट एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। तो एड्रिनल ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? जो कि हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट को बैलेंस करती है। सॉल्ट किस अमाउंट में होना चाहिए हमारे ब्लड में, वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो करते हैं। और उस हार्मोन का नाम क्या है जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है? एड्रिनलिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री। और ये जो हार्मोन है ये ही हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट का काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वही हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। एम्बेरेस्ड और वरीड, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, दुखी होते हैं, तब ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में फंक्शन करना शुरू करता है। थायराइड एंड एड्रिनल्स secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है, जो ब्रेन के साथ अटैच रहती है, वो हार्मोन्स जब प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन्स देखते हैं कि जो थायराइड है और एड्रिनल ग्लैंड है वो सही अमाउंट में हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी कौन कंट्रोल कर रहा था? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वही कंट्रोल कर रहे थे। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड और कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की, जिसके ऊपर हमारी बॉडी की ग्रोथ डिपेंड करती है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि एक नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो अभी हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और क्या क्या उनका वर्क होता है। अब पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, उनके अंदर हार्मोन्स का क्या रोल होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। हमने सिल्क मोथ और फ्रॉग की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ। और ये जो कैटरपिलर है वो अलग अलग स्टेजेस से पार होकर और फिर किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट मोथ में चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने क्लास 7 के अंदर पढ़ा। द स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। और टैडपोल की भी हमने स्टेजेस पढ़ी, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी कि अलग अलग स्टेजेस पार करते हुए वो किस में चेंज हो जाता है? टैडपोल फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो चेंजेस होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो चेंज होता है उनकी बॉडी में, जब वो बिल्कुल बेबी होते हैं तब उनकी बॉडी बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देती है और जब वो एडल्ट होते हैं तो बिल्कुल अलग ही होती है उनकी बॉडी की शेप। तो ये जो चेंजेस होते हैं जब वो लार्वा की पोजीशन में होते हैं वहाँ से लेकर एडल्ट तक के जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो कौन कंट्रोल करता है इंसेक्ट्स में? इंसेक्ट हार्मोन्स। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। फ्रॉग के अंदर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये जो ग्रोथ होती है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, ये करता है थायरॉक्सिन। और जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड।
थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, और थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो सही अमाउंट में हो, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। जिस वाटर में जैसे फ्रॉग वगैरह रह रहे हैं, तो जिस वाटर में जो टैडपोल रह रहा है उस वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस होनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन है वो सही ढंग से हो सके, और फिर वो टैडपोल किस में चेंज हो जाएगा? फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. और अगर उस पानी के अंदर जिसमें tadpoles present हैं, उस पानी में अगर आयोडीन की कमी है या आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, तो tadpole जो है वो एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। Reproductive health. Now next topic is reproductive health. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो अगर जो कोई भी इंसान फिजिकली और मेंटली अगर ठीक है तो वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज अगर मेंटली उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा, और फिजिकली अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा। तो दो बोथ जो टर्म्स हैं फिजिकल और मेंटल, दोनों ही अगर ठीक होंगे किसी भी व्यक्ति के, तभी वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. और इसके लिए क्या करना है कि उनको बैलेंस डाइट लेनी है. ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक बॉडी अगर सही ढंग से वर्क करेगी उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट से आता है. ठीक है, कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए. 7 न्यूट्रिशन हमने पढ़े हुए हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे रफेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी की सही ग्रोथ होती है. और न्यूट्रिशन के साथ साथ और क्या होना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए. कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए या एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो हमेशा वर्क करती रहे. ठीक है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. और एडोलेसेंस के टाइम पर बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल मेंटल दोनों डेवलपमेंट हो रहे होते हैं. तो इस टाइम पे जो न्यूट्रिशन है प्लस एक्सरसाइज बोथ आर इम्पोर्टेंट. न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट. अब जो एडोलेसेंट्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं वो कौन सी होती हैं, क्या क्या उनको ज़रूरत होती है उनके खाने में. एडोलेसेंट इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हैंस द डाइट फॉर एन adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. तो आपने देखा है कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है. तो इस तरह से आपकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो बैलेंस डाइट से ही पूरी हो सकती है. तो एडोलेसेंट एज है तो ग्रोथ की एज है जहाँ पर बॉडी पूरी ग्रो अप हो रही है, बढ़ रही है. तो आपको सारा जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, उसकी ज़रूरत होगी. रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन. आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील. तो हमारी जो इंडियन डाइट है जिसके अंदर रोटी है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी बैलेंस्ड मील कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर फैट्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गया, और हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ गए वेजिटेबल्स में. तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस मील है. मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इट्सेल्फ. और मिल्क जो है वो हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो मिल्क है वो ऑलरेडी अ बैलेंस फूड है. ठीक है, बैलेंस फूड है क्योंकि ये हमें अगर एक कंप्लीट फूड कहलाता है मिल्क, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो कि एक बॉडी को चाहिए होते हैं. Fruits also provide nourishment for infants. Mother's milk provides all the nourishment that they need. लेकिन जो मदर होती है तो मदर क्या करती है? अपने बेबी को फीड करवाती है, दूध पिलाती है. तो जो इन्फेंट होता है, छोटा बेबी होता है, उसकी जो पूरी नीड है वो मदर के मिल्क से ही पूरी हो जाती है.
Iron builds blood and iron rich foods such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescent. तो एडोलेसेंस जो होते हैं उनके लिए आयरन रिच फूड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नया खून बनाने के लिए बॉडी के अंदर आयरन रिच फूड हमें खाना ज़रूरी होता है, जो कि किससे मिलता है हमें? लीफी वेजिटेबल्स से, जैगरी से, मीट से, सिट्रस से, इंडियन गूसबेरी मीन्स आंवला से. तो ये सारे जो फूड्स हैं वो एडोलेसेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस? डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी, मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ. तो आपको ये देखना है कि आपके न्यूट्रिशन जो डाइट आप ले रहे हो उसके अंदर सारी चीज़ें हैं या नहीं है. तो इसके लिए क्या है कि आपको सीरियल्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी डाइट में. मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे लिए ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं. विटामिन्स, मिनरल्स हमें इम्यूनिटी डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में, बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं. और सीरियल्स हमें एनर्जी देने का काम करते हैं. ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी. और ये जो है फैट्स और शुगर जो है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम ही करते हैं. व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. अब जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है हमें सही न्यूट्रिशन, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं दे पाती है हमारी बॉडी को. तो ये हमारे लिए बैलेंस फूड की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं. ये सिर्फ हमें क्या देते हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या बढ़ाते हैं? फैट बढ़ाने का ही काम करते हैं, और बाकी कुछ भी इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है. तो हमारी बॉडी को तो बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो. अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ वेजिटेबल्स और ये मीट, मिल्क और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो इनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होती है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. पर्सनल हाइजीन मतलब किस तरह से आप बॉडी की साफ़ सफाई रखें कि आप बीमार ना हो और कोई इन्फेक्शन ना हो आपकी बॉडी को. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. हर एक इंसान को हर रोज़ एक बार, एक दिन में एक बार क्या कर लेना है? शावर लेना है. ठीक है, नहाना है. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली. और जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि मोर एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी जो है वो स्मेली हो जाती है, स्मेल आने लग जाती है. तो नहाना बहुत ज़रूरी है टीनेजर्स को. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. और बॉडी के सभी पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से सोप से और पानी से वॉश करने होते हैं, ताकि कि बॉडी जो है वो हाइजीन मेंटेन करके रख सके, क्लीन हो सके. क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. और जैसा कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही साफ़ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होने वाली होती है तो उनको पहले से प्रिपेयर रखना होता है कि वो अपनी बॉडी को क्लीन रखें, ताकि कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उनकी बॉडी में. उनको क्या करना है? यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स. चेंज पैड्स एवरी डे, एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट. और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस टाइम पे आप जो है नैपकिन्स यूज़ कर सकते हैं, पैड्स यूज़ कर सकते हैं, और एवरी 4 to 5 आवर्स के बीच में जैसे रिक्वायरमेंट हो वो चेंज कर लेना चाहिए, ताकि कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो. फिज़िकल एक्सरसाइज.
Next topic is physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. और ये तो सबको पता है कि हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, हर रोज़ हमें क्या करना है, वॉक करनी है या कोई भी गेम अपनी पसंद का खेल सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो फिट रहे. से नो टू ड्रग्स, मतलब जब एडोलेसेंस एज होती है तो उस टाइम पे हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमारी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं हो रही होती है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो नेचुरल पार्ट है ग्रोथ का, लेकिन हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हो रहा है, लेकिन वो चीज़ जो होती है वो नेचुरल होती है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं. उस टाइम पे लगता है कि कुछ अगर आपको बोले कि ये जो है ये दवाई ले लो आपको अच्छा फील होगा, तो दैट इज़ रॉन्ग. एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच activity in the body and mind which is a normal part of growing up, so do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. तो हमें क्या बोलना है उनको कि हमें नहीं लेना है ये, कि अगर हमें बॉडी में कुछ अगर अजीब सा भी फील हो रहा है तो अगर हमें कोई हमारे सामने ऑप्शन रखता है कि आप ये ड्रग्स ले लो आपको अच्छा फील होगा, तो हमें उनको नो बोलना है, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल पार्ट अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. जबकि जब तक डॉक्टर हमें ना प्रिस्क्राइब करे हमें कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है. ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि ड्रग्स कैसे होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, हमें एडिक्शन लग जाती है, लत लग जाती है. इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन. एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उसको बार बार यूज़ करने का मन करता है. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस. इससे क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है और ये आपकी लाइफ को भी ख़राब कर देगी, क्योंकि आपको उसकी लत पड़ जाएगी. You must have heard about AIDS which is caused by a dangerous virus HIV. आपने जैसा कि पढ़ा होगा जो एड्स है वो कौन से वायरस से होता है, HIV से. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. तो ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए जो इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, सिरिंजेस यूज़ की जाती है, उनका अगर एक इन्फेक्टेड इंसान यूज़ कर रहा है जिसकी HIV हुआ है और उसी सिरिंज को दूसरा जो पर्सन है वो ड्रग्स लेने के लिए यूज़ कर लेता है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर. और अगर एक मदर के अंदर, एक माँ के अंदर HIV का वायरस प्रेजेंट है तो वो उस बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि उसके यूट्रस में प्रेजेंट है, उसको भी हो सकता है वो थ्रू हर मिल्क. और किससे भी, कि माँ अगर दूध पिला रही है तो उससे भी HIV वायरस जो है वो छोटे बच्चे के अंदर जा सकता है. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. और सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. तो इसलिए ये बहुत हार्मफुल है, ड्रग्स से दूर रहना है और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. और जो प्रीवियस जो इसके वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं और इसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, ओके.